नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए, तो आज लेकर आए हैं हम अपनी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। ठीक है, तो इसके पहले हमारी वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 हो चुका था और आज हम प्रैक्टिस सेट 4 की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, संज्ञा, वचन, कारक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें आपको 25 प्रश्न मिलेंगे जो संज्ञा, वचन, कारक, तत्सम, तद्भव, देशज में सबसे प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देरी न करते हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और गोलू, बदमाशी आजकल तुम ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से आज पढ़ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक, बिल्कुल कहते हैं आग लगा देने वाला। ठीक है, लेकिन आग में जलना नहीं है। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेशन का पहला प्रश्न क्या है। ये रहा, ये दिया है गमला, अलमारी, आलू, पादरी, पपीता और आलपिन किस भाषा के शब्द हैं। ठीक है, ये सब किस भाषा के शब्द हैं। तो दिया है फ्रेंच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो कहेंगे ये हमारा आंसर है। ठीक है, पुर्तगाली भाषा। ये सब किस भाषा के शब्द हैं, कहेंगे ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न है। क्या दिया है इसमें, दूसरे प्रश्न में दिया है अंग्रेजी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, हमें पता था आप लोग गलती यही करेंगे, सोचेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का है, हिंदी हिंदी भाषा का है। ऐसा नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा का नहीं है। अंग्रेजी आपका फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस चीज से आप लोग अलर्ट रहिएगा, कभी भी गलती नहीं करना आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। कहेंगे देशज क्या होता है, वे शब्द जो अपने देश में पतलून नहीं होता है, पतलून होता है। लगता है हमारे टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं, ये पतलून है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया है धड़ाम, लाश, औरत, पतलून। तो देशज शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है लेकिन व्याकरण द्वारा इन्हें मान्यता नहीं है, तो ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे इसमें देखने से लग रहा है धड़ाम है, लाश है, औरत है, पतलून है। तो आप कहेंगे भाई ये सब तो होंगे नहीं। ठीक है, ये सब देशज नहीं है। ठीक, लाश जो है ये आपका तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है, पतलून आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बच गया धड़ाम। कहते ना आराम से चलो वरना धड़ाम से उलट जाओगे। तो धड़ाम का कोई मतलब है, ये आपको फील करा मतलब कैसे उलटने वाले हो, कैसे, धड़ाम से। तो आपने अपनी बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग कर दिया। तो ये क्या है आपका, ये आपका देशज शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया है, शंकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए शंकर दूठ होता है, ये तो शंकर भगवान होते हैं। ठीक है, ये वो वाला शंकर नहीं है। इस शंकर का मतलब होता है जुड़ना यानी मिलना, यानी ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के योग से मिलते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, शंकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ग्रामीण भाषा के शब्दों से नहीं, संस्कृत भाषा के शब्दों को नहीं, ग्रामीण व संस्कृत भाषा कुछ विशेष शब्दों को नहीं, दो भाषा की योग से बने शब्दों को कहते हैं। ये है संकर शब्द। ठीक, हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। कहेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो चलिए आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी में दो शब्द है, एक रेल है और एक गाड़ी है। तो रेल आपका अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी आपका हिंदी भाषा है। ये दो शब्दों के मेल से बना है। कहेंगे टिकट घर, टिकट आपका अंग्रेजी है और घर आपका हिंदी भाषा का शब्द तद्भव है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं क्या कहलाते हैं, शंकर कहलाते हैं। हाँ, तो कम से कम वो दो भाषाएं उसमें होनी चाहिए, तभी वो शंकर होंगे, वरना शंकर नहीं होंगे। ठीक है,
हाँ चलिए, वरना हाँ वो गणेश जी अकेले रह जाएंगे। ठीक है चलिए, कार्तिकेय जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे कहते हैं निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब होता है, देखिए हाँ बता रहे हैं आपको तद्भव, हमें पता था आपके मन में सवाल खुदकेगा, ठीक है, हम इसे पहले से लटे हैं। आपके मन में जो सवाल आता है चेहरे पे दिख जाता है आप क्या पूछने वाले हो। ठीक है चलिए, तद्भव ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि हम वो हैं जो खत का मजनू भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। ठीक है, फिलहाल ये तो शब्दों की बात है। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। तद्भव, इसमें देखिए व्यंजन संधि है, ये तत् प्लस भव दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् का मतलब होता है वह, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो किससे उत्पन्न होना, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से चलकर हिंदी भाषा में आए थे वे क्या कहलाए थे, तद्भव कहलाए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा तद्भव है, तो कहेंगे घृत, ये तो आपका तत्सम है, ये नहीं होगा। ठीक है, हाँ घृत ये घी का तत्सम रूप है। ठीक है, कहेंगे घोटक, ये भी तत्सम है, ये घोड़ा का है। चक्रपाणी ये आपका योग रूढ़ शब्द है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, नैन, ये आपका तद्भव है। ठीक है, इसका क्या होता है, तत्सम नेत्र होता है। ठीक है, गोलू समझ में आया। चलिए तब आगे बढ़े। ठीक ठीक है, अरे आज वो थोड़ा नए नए हैं ना, अभी कुछ पूछेंगे तो ये घबरा जाएंगे, कहेंगे कि पहले दिन खड़ा कर दिए हमको। ठीक है चलिए चलिए, ठीक है अभी विपिन का भी नंबर आता है। चलिए, निम्न में तद्भव शब्द, ये क्या हुआ भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दो बार आ गया। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती रहती हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। दिया व्युत्पत्ति के आधार पर किलकित कौन सा शब्द है। ठीक है, तो किलकित देखिए नाम से ही पता चला है, किलकित मतलब होता है छोटे बच्चे खेलते हैं तो उन्हें कहते हैं भाई किलकित में किलकारी कर रहे हैं। तो क्या है, बच्चों का चहकना खेलना कूदना क्या कहलाता है, किलकित कहलाता है। बोलो अपना बचपन याद है। हाँ हमें पता है। ठीक है चलिए, तो किलकित कौन सा होगा, कहेंगे किलकित है आपका ये देशज यानी देसी शब्द। ठीक है, न ये तत्सम है, न अर्थ तत्सम है, न विदेशज यानी न विदेशी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला, इसलिए हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है चलिए, आगे दिया है कारज किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए कारज का तत्सम होता है कार्य, तो कहेंगे इसका मतलब कारज तद्भव हुआ। तो आपका आंसर तद्भव हो सकता है, लेकिन यदि ये वाला ऑप्शन में न रहेगा तब। अगर ये वाला ऑप्शन में है तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। वास्तव में कारज अर्ध तत्सम है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, अर्ध तत्सम होगा। लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं है तब आप तद्भव लगा सकते हैं। ठीक है गोलू विपिन, चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। अभी वो नहीं है, आपको कैसे पता। अच्छा चलिए ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अखरोट। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, अरबी है, पश्तो है, जापानी है, रोमन है। तो कहेंगे ये अखरोट शब्द पश्तो भाषा का शब्द है। अखरोट एक फल होता है, शायद आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा, ये जैसे वो होता है ना सुपारी, देखें पान में कुछ ऐसे ही होता है, बड़ा बड़ा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक कड़क होता है अखरोट। हाँ हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया था कि जो देशज शब्द होते हैं वो बोलचाल की भाषा में प्रयोग में तो लाए जाते हैं, लेकिन व्याकरण में उन्हें मान्यता नहीं प्राप्त है। तो जब मान्यता नहीं प्राप्त है तो क्या है, उनकी व्युत्पत्ति अज्ञात मानी जाती है। तो ऐसे शब्दों क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, क्या बात है भाई, पहले आप लोग आंसर पकड़ लिए। ठीक है, ओ हो मक्खन लगा रहे हो गोलू हैं, अरे हमें भी पता है।
ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देखिए घोड़ा है, कटोरा है, गोमय है, हरिद्रा है, क्या होगा ऑप्शन विपिन। हाँ पकड़ लिया आपने, देशज शब्द क्या है, कटोरा है। ठीक है, वो आपने सुना है कविता बचपन में, नहीं नहीं वो दूसरा वाला, चंदा मामा दूर के, ऐसे कुछ था नहीं, तो प्याली और थाली शब्द आता है, नदिया किनारे आवा। ठीक है, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, ये बचपन में हमारी दादी नानी हम लोगों को कविता सुनाया करती थी। ठीक है, हाँ लेकर कभी नहीं ठीक है, चलिए तो क्या है, कटोरा हमारा देशज शब्द है। ये घोड़ा आपका क्या है, तद्भव है, घोड़ा आपका तद्भव है जिसका तत्सम घोटक होता है। गोमय, ठीक है, गोमय आपका तत्सम है, ये गोबर का है। ठीक है, तद्भव बनेगा गोबर, तद्भव गोबर है, इसका तत्सम क्या बनता है, गोमय। हरिद्रा भी क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या बनता है, हल्दी। हल्दी तद्भव है और हरिद्रा तत्सम है। ठीक, चलिए क्या हुआ, हल्दी जल्दी लगेगी आपको, गोलू नौकरी ले लो। ठीक है, अगर नौकरी नहीं लेगो तो हल्दी क्या ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चाहिए क्या। वो आपने एक मूवी देखा है खिलाड़ी 786, जिसमें अक्षय कुमार का डायलॉग होता है, बोलता है भूतों का संसार और सच्चा वाला प्यार, जो होता तो नहीं है ना दिखता है, कहने के लिए होता पर दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और मूवी किसको नहीं पसंद है, बिल्कुल मूवियों से बहुत कुछ सीख मिलती है। ऐतिहासिक मूवी आप लोग देखिए, जो थोड़ा कुछ समाज पे आधारित है, आप ऐसी मूवी देखिए, बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। बिल्कुल, अरे भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग आज तक हमको याद है। ठीक है, तब तक, हाँ जब तक आज 25 क्वेश्चन पूरा नहीं होगा तब तक आज रुकने वाली नहीं है कलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। आगे क्या है, ये 12वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब ये शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं। ठीक है, तो क्या है, मयूर, आज, टिकट, आम। हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन सही, क्या होगा, मयूर हमारा क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, हाँ पता है आपका ही है मोर। ठीक, चलिए आज ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, अद्य, आज का तत्सम अद्य। टिकट आपका विदेशज शब्द है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, और बचा आम, आम आपका तद्भव है और इसका तत्सम आम्र बनता है। ठीक है, आम्र, और आम्र की एक प्रजाति भी आम्रपाली करके। हाँ, हम आपकी मुस्कुराहट देख के लग गया, प्रजाति भले नहीं पता चला आम्रपाली, लेकिन हाँ कोई आम्रपाली आपको जरूर याद आ गया। ठीक है, हाँ भोजपुरी इंडस्ट्री सुपरस्टार। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा अगला 13वां प्रश्न, क्या दिया है, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, तेंदुआ, नव, रिक्शा, जूता। तो कहेंगे हमारा विदेशज शब्द क्या है, रिक्शा है। तो कहेंगे भाई विदेशज है तो कौन सी भाषा का है, क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा। नहीं, ये जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा, झंपा, सायोनारा, ये इसी प्रकार की कुछ गाड़ियां हैं जो जापानी भाषा की हैं। अब बचा ये तेंदुआ, ये देशज है, जूता भी देशज है, नव आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा 14वां प्रश्न, क्या है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, योग रूढ़, गोलू कुछ मन में खुरापात आ रहा है, पूछोगे नहीं योग रूढ़ कौन क्या होता है। हाँ चलिए, योग रूढ़ मतलब ये समझिए, ऐसे शब्द जिनके दो खंड करेंगे, लेकिन खंड करने के बाद जब मिलाते हैं तो न पहले खंड के अर्थ की मान्यता होती है न दूसरे की, दोनों को मिलाने के बाद किसी तीसरे की मान्यता होती है। और ये चीज़ आप पढ़े हो बहुव्रीहि समास में, यानी बहुव्रीहि वाले समास क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो जरा देखिए इसमें कौन सा है, तो कहेंगे पर तो होगा नहीं। हाँ बिल्कुल पकड़ लिए, लग रहा है आजकल मन से पढ़ाई कर रहे हो।
चलिए, दूध वाला भी नहीं होगा, दूध वाला ये दो अलग अलग शब्द है, वाला इसमें पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जलज आपका है, यही आपका है जलज, ये जल प्लस ज दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द मतलब थोड़ी देर के लिए प्रत्यय का काम करता है, क्योंकि ये शब्द अपने आप में पूरा नहीं है। तो जल मतलब होता है पानी, ज मतलब होता है जन्म लेने वाला, अर्थात पानी से जन्म लेने वाला। किसके लिए कहा गया है? कमल को। तो जलज किसका है? कमल का है। तो ये हमारा योगरूढ़ है, पीला भी आपका योगरूढ़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि ये 25 प्रश्न की श्रृंखला है ना। चलिए थोड़ा देखिए क्या दिया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। ये मच्छर आके बैठ जाते हैं और परेशान करते हैं, इनके लिए एक दिन लगता है वो लाना पड़ेगा हीट। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? गोलू ध्यान देना, गलत वाला पूछा है तो पहले जान जाइए कि वो 4 भेद हैं कौन उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर 4 कौन है? देशज, विदेशज, हाँ, तत्सम, तद्भव। एक देखिए संकर भी आता है जो इसी में होता है। ठीक है, कुछ विद्वान इसको एक्सेप्ट करते हैं, 5 मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, तो हम 5वां इसमें संकर माना जाता है। ठीक है, 5वां संकर मानते। अब देखिए गलत वाला पूछा है, तो क्या देशज है? छोड़िए, यौगिक इसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। ठीक है, ये योग इसमें आता है, ये रचना या बनावट के आधार पे आता है, रचना या बनावट के आधार पर आता है। ठीक है, और इसके 3 होते कौन कौन? एक यौगिक हो गया, एक आपका रूढ़ हो गया। अभी इसके पहले एक रूढ़ बताए थे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। ठीक, ये रहा हमारा अगला प्रश्न 16वां। क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो कहेंगे संज्ञा क्या होता है पहले समझ लीजिए। ठीक है, संज्ञा मतलब ठेठ भाषा में समझिए किसी का नाम। वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या कोई भाव हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, मतलब वो नाम होना चाहिए। नाम होगा तो क्या होगा? वही संज्ञा। अब संज्ञा के आपके कितने भेद? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। तो पूछा कौन सा है इसमें? भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक संज्ञा अगर आपको समझना है तो सीधा समझिए कि जिसको नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब वही भाववाचक। जी बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बिल्कुल एकदम। आज तो गोलू ने लग रहा है एकदम आग लगा दिया है। ठीक है, बिल्कुल भगवान ने। चलिए चलिए, तो देखिए रसीला। अब रसीला क्या है? जैसे आपने कहा आम रसीला है, तो क्या आपने इसको छुआ? कहेंगे हाँ उसको तुमने छुआ है। भाई आपने आम को छुआ है, ये रसीला उसका भाव है। स्वाद एक तरफ कर सकते हैं, उसको महसूस किया जाता है। कड़वाहट महसूस करते हैं खाने के बाद। बुढ़ापा, आप कहेंगे तो हम बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, तो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसका रंग रूप आकार देखने के बाद आप महसूस करते हैं कि वो क्या हो गया है? बूढ़ा हो चुका है। उन्नति, उन्नति मतलब तरक्की। आप कहेंगे हम तो देख रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहा है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, वो महसूस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहा है तो उन्नति कर रहा है। लेकिन याद रखिए ये उन्नति, आपका ऑप्शन तो सही है, भाववाचक संज्ञा है। एक आपसे क्वेश्चन करते हैं, उन्नति पढ़ रही है, अब बताइए उन्नति में कौन सी संज्ञा है? वेरी गुड। अब क्या हो गई? जब आपने उन्नति पढ़ रही, अब एक व्यक्ति यानी एक लड़की का नाम हो गया उन्नति। जब आपने इसको नाम बना दिया, अब उन्नति भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक मतलब जैसे किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, जैसे किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, झरना का नाम। ठीक है, अगर ये सब नाम जो होते हैं, किताबों का नाम हो गया, तो
कौन सा ऑप्शन होगा? जी बिल्कुल, विपिन ने भी एक बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। क्या है? राम एक नाम है, रामचरितमानस एक किताब का ग्रंथ का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी बी ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, ये है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें है। ठीक, चलिए इसमें भी कुछ शब्द हैं जैसे लखनऊ व्यक्तिवाचक, लेकिन ये सब क्या है? जातिवाचक, ये भाववाचक, ये ऑप्शन नहीं होगा। मिला जुला के हमारा क्या है? ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वही खड़े हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि शिक्षक और सड़क बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, खुद एक ही जगह होते हैं मगर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहीं पर खड़े हैं। बिल्कुल कहा, ये 5 सालों में शिक्षक बिल्कुल सड़क पे ही दिख रहा है, कुछ ऐसे हालात हो गए हैं। चलिए देखते हैं, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अब बताइएगा। जातिवाचक, चलिए चेक कर लेते हैं। राज्यपाल देखिए किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, और राज्यपाल से किसी समूह का, किसी पदार्थ का बोध तो हो नहीं रहा है, तो बचा क्या हमारा? जातिवाचक। ऐसा शब्द जो सभी के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आज तो आप लोग ने पूरा एकदम हर तीर आपका एकदम निशाने पर लग रहा है। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, आजकल वो भी तरक्की पर हैं। ठीक है, चलिए उन्नति पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 19वां प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या है? मित्रता। ये थोड़ा ऑप्शन देखिए आगे पीछे हो गया, यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था। ठीक है, देखिए लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, मित्रता क्या है? यही आपकी भाववाचक संज्ञा ऑप्शन। पेड़ भी क्या है आपकी? जातिवाचक संज्ञा। भारत क्या है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक देश का नाम है। ठीक है विपिन, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 20वां प्रश्न। क्या है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कहने का तात्पर्य क्या है कि शब्द स्त्रीलिंग था, जब उसमें प्रत्यय लगा तो वो पुल्लिंग बन गया। बताइए कौन सा होगा? तो क्या मर्दाना दिया है, भेड़ा दिया है, बुढ़ापा दिया है, विधुर, कौन सा होगा आपका? बी वाला, ये यहाँ ये वाला बिल्कुल करेक्ट जवाब। आपका ऑप्शन यही सही है। ये इसका स्त्रीलिंग क्या था? भेड़ था। भेड़ स्त्रीलिंग है, जब आपने इसमें आ प्रत्यय जोड़ा तो बन गया भेड़ा, और ये क्या बन गया? पुल्लिंग बन गया। बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, बुढ़ापा क्या है? जैसे बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं, आ गया। ये महिला के लिए भी लगता है बुढ़ापा आ गया, पुरुष के लिए भी लगता है, इसीलिए बुढ़ापा क्या है आपका? पुल्लिंग है। मर्दाना क्या है? पुल्लिंग है। विधुर क्या है? पुल्लिंग है। चलिए विधुर समझते हैं। जिसकी स्त्री ना हो, नहीं, जिसकी स्त्री मर चुकी हो नहीं, स्त्री ना हो तो कुंवारे आदमी की भी स्त्री नहीं होती है अपनी फीलिंग बता रहे हैं आप या आप विधुर हैं आप विधुर अभी नहीं हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह रहा हमारा 21वां प्रश्न। क्या है? ये क्या हो गया भाई? हाँ, ये मच्छर भी ना। चलिए, हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं ठीक है, वो अमिताभ बच्चन है, वो वचन नहीं है। हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद 3 4 5 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, सब बहुवचन में। ठीक है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का बहुवचन। बहुवचन से एक जोक से याद आ गया। एक बच्चे से एक टीचर ने पूछा कि बहुवचन क्या होता है, तो उन्होंने कहा जब घर में नई नई बहू आती है और अपने खरे खोटे वचन सुनाने लगती है तो उसे बहू का वचन कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं। ठीक है, ये जोक था। बहुवचन मतलब जिससे एक से अधिक का नाम हो मजा ले रहे हो गोलू चलिए किसकी बहू? हाँ, ये सही जवाब था जल्दी ही आएगी। चलिए ठीक है,
मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं एक वचन है, इसका बहुवचन हम होता है। बिल्कुल करेक्ट जवाब आप लोगों का। ठीक है, हाँ, मैं से हम जल्दी देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा? अच्छा अच्छा, चलिए कभी सुनेंगे देखेंगे। अब हम ठहरे पुराने ज़माने के, भाई आजकल के गाने नए समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या गाता है कि दाएं चल बाएं मुड़, खाना खा ले, पानी पी ले, फोन उठा ले, पता नहीं क्या गाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो आपको विद्वान ये सब सिग्नल दे रहा था, आप समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या दिया है? इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ठीक है, इकारांत, इकारांत समझते हैं, जब कोई शब्द के अंत में आ आता है ये होते हैं इकारांत। और अधिकतर जो फीमेल यानी महिलाओं के नाम होते हैं, अक्सर उनके नाम के अंत में ज्यादातर आ होता है, जैसे विनीता, सविता, रविता, रीता, ठीक है, मीता, गीता, अंशिका। अक्सर देखेंगे फीमेल नेम जो होते हैं सबके अंत में आ आता है, इकारांत ये सब होते हैं। तो क्या कर रहा है? इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद में यहाँ लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। ये ऑप्शन शायद आपका सही है, चौथा भी देख लेते हैं। बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं, नहीं ये गलत है। सी ऑप्शन आपका सही है। कैसे? जैसे देखिए हाथी, नहीं हाथी तो पुलिंग है भाई। जैसे चीटी, तो क्या बनेगा? का अंतिम शब्द यानी अंतिम बड़ी ई को क्या करेंगे? ह्रस्व करेंगे, तो ची टी और लास्ट में या लगा दिए। बिंदी, बिंदी क्या स्त्रीलिंग है ना, तो बिंदियां। ऐसे बनता है। ठीक है, चलिए सिंधी, सिंधिया। विपिन कुछ याद आ गया क्या? हंस रहे हो? चलिए, लगता है इस नाव पे सवार हो आप। चलिए आगे बढ़े। ये रहा अगला प्रश्न 24वां। क्या दिया है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। इसमें रेखांकित तो किया नहीं है, इसमें रेखांकित कपड़ा था। ठीक है, रेखांकित का कारक बताइए शब्द का। तो देखिए करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो पहले समझिए कौन सा होगा। माँ ने तो ने तो हो गया, माँ कर्म कर्ता हो गई, कर्ता हो गई। कहाँ से खरीदा? बाजार से। तो माध्यम क्या था खरीदने का? बाजार। ये तो करण हो गया, ये करण हो गया, ये जो साधन था। अब क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। तो कह सकते माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा, तो को आपने लगा दिया, और को किसका है? कर्म का है, ने को। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? सी सही है, कर्म कारक है। ठीक है, अधिकरण जनबे करते हैं में पर जब आता है, जैसे जैसे बिल्ली छत पर है। ठीक है, तो क्या हो गया? करण कारक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल हम समाप्ति की तरफ हैं, और शायद हमारा ये किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, मतलब उसका एक वचन में होता ही नहीं है। वधु, घोड़ा, लड़का। नहीं, लड़का का बहुवचन क्या बनता है? लड़के बनता है, लड़के बनता है। घोड़ा का घोड़े बनता है, घोड़ों भी होता है, वो प्रयोग के आधार पे होता है। वधु का वधुएं भी होता है। हाँ, तो क्या बचा? प्राण। ये आपका सदा बहुवचन में है। कहें कैसे? पूछेंगे ना कैसे, तो कहते ना नहीं नहीं, वो प्राणो होता ही नहीं है, प्राण बहुवचन है। ये है मेरे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। हाँ, कहते मेरा प्राण निकल गया, उसका निकल गया। ये हम सेंटेंस यानी वाक्य ही गलत बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। मेरे प्राण निकल गए, तो मेरे क्या है? बहुवचन। तो मेरे यानी प्राण के साथ लगता है, तो यानी प्राण हमेशा बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो वो अशुद्ध उसका हम नहीं करते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन इसमें डबल हो गया था, तो ये 25 से 26 हो गया था, पांचवा छठवां 2 हो गया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए देखिए कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग शब्द। कहेंगे मेरा ग्रंथ, कि मेरी ग्रंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरा ग्रंथ, तो यानी ये पुल्लिंग है। मेरी रचना, मेरा रचना नहीं कहते, मेरी रचना, रचना की गई, रचना किया गया नहीं होता है, तो रचना क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। मेरा उपहार पुल्लिंग, मेरा मस्तक पुल्लिंग। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न यानी 25वां। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास हम लेकर आएंगे वेलकम टू रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 4। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।